फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल। स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के 3 पार्ट में हम भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास का क्विक रिवीजन करेंगे। भाग 1 में हम सिंधु घाटी सभ्यता से चोल प्रशासन तक अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2500 BC से 1700 BC के मध्य मानी जाती है। यह एक नगरीय और पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी, जिसमें समाज में काफ़ी सरलता थी और लोग एक दूसरे से समान व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में भी समाज में काफ़ी सरलता थी। इसमें भी लोग सरल स्वभाव से रहते थे। ये सभ्यता काफ़ी स्तर पर ग्रामीण थी। लोगों का व्यवसाय पशुपालन था और लोग कबीलाई जीवन जीते थे, यानी अस्थायी निवास था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 से 600 BC तक माना जाता है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो जाने से लोगों का व्यवसाय कृषि हो गया था और लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तरह तरह के कर्मकांड, बलि प्रथा और समाज में मतभेद चरमोत्कर्ष पर था, जिसमें समाज को 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट रखा था। उत्तर वैदिक काल में फैली कुप्रथाओं के निवारण के लिए धार्मिक आंदोलन होते हैं, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगमन होता है। इसके साथ ही 62 धर्मों का उदय होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें राजाओं का कार्य एकमात्र साम्राज्य का विस्तार करना था, जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। मगध का पहला शासक हर्यक वंश, जो 544 BC से 400 BC तक रहा। इसके शासक रहे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, जो 412 BC से 344 BC तक था। शिशुनाग वंश की स्थापना कालाशोक ने की थी। नेक्स्ट आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना 344 से 322 BC के मध्य महापद्नंद ने की थी। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ राजनीति करके उसको हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का शासन 323 से 184 BC तक रहा, जिसके महान शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक रहे। अशोक एक साम्राज्यवादी शासक था, जिन्होंने अफगान से लेकर कन्याकुमारी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक ने अपने जीवन में लगभग 16 जनपद में से सभी जनपद जीत लिए थे, लेकिन 16वां जनपद, जिसको कलिंग कहते हैं, कलिंग के युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कभी न युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिसका फायदा उठाकर मौर्य साम्राज्य का ही सेनापति था, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश 185 से 73 BC तक रहा। कंडौ राजवंश आए, जो 73 से 28 BC तक रहे। कंडौ वंश की स्थापना वासुदेव कंडौ ने की। नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश, जो
60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व था, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के का प्रचलन किया था। इसके बाद आता है कुषाण वंश, जो 78 से 103 ईस्वी तक रहा, जिसमें सबसे प्रतिभाशाली शासक कनिष्ठ को इतिहास याद करता है। कनिष्ठ ने बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन किया था और कनिष्ठ के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 धर्मों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया और कनिष्क ने ही 78 शक संवत चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 के बीच में की थी। गुप्त साम्राज्य ही ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त साम्राज्य के शासकों में प्रथम घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इन्होंने एक संवत चलाया जिसको गुप्त संवत कहते हैं। गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, जो 335 से 375 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त बीड़ा वादन में एक प्रवीण था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आता है, जो 375 से 414 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फैहान 399 से 414 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा करता है। इसके बाद कुमारगुप्त आता है, जो 415 से 454 ईस्वी तक शासन करता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद स्कंदगुप्त आता है, जिन्होंने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के समय में ही सर्वप्रथम हुणों ने आक्रमण किया। गुप्त काल में ही सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, इसलिए इसे इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे पुष्यभूति वंश आता है, जो 606 से 645 ईस्वी तक शासन करते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसके शासकों में प्रभाकर वर्मन, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। इसके साथ ही हर्षवर्धन की दरबारी कवि श्री बाणभट्ट ने हर्षचरित्रम की रचना की, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन की चरित्र का वर्णन किया है। इसके बाद आता है पल्लव वंश, जो 575 से 600 ईस्वी तक शासन किए। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पल्लव वंश के शासकों में सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक, महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक, नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी तक, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक। पल्लव वंश के शासकों में सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन थे, जिन्होंने महाबलीपुरम मंदिर की स्थापना की। इसके पश्चात आता है राष्ट्रकूट वंश, जो 752 ईस्वी में दंतिदुर्ग द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रकूट वंश में ही एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र की गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश, जिसकी स्थापना तैलव द्वितीय ने की। आगे आता है चोल वंश, जिसकी स्थापना विजयालय ने 1850 से 1887 ईस्वी के बीच की। चोल वंश में सबसे प्रतापी राजा
राजेंद्र चोल को माना जाता है। चोल वंश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी स्थानीय स्वशासन विशेषता थी।